हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा अलग है। आज हम करने वाले हैं बात उन सवालों की जो हमारे फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स के दिमाग में आते हैं, जो कि अभी तैयारी जो है नेट की स्टार्ट कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो उनके माइंड में बहुत से सवाल होते हैं कि क्या सिलेबस होता है इस एग्जाम का, क्या हमारा अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, जो किताबें हैं, उन्हीं से पढ़ के ये एग्जाम पास हो सकता है या नहीं हो सकता है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इसकी तैयारी मुझे कौन से साल से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो वो सारे सवाल जो हैं उनके जवाब आपको आज इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जुड़ा है प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से। तो सवाल ऐसा है कि अगर मेरा फ्रेंड या मेरा कोई रिलेटिव, मेरी कोई दीदी, मेरे कोई भैया नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरे घर वाले उनको बहुत होनहार समझते हैं, मुझे हमेशा कहते हैं कि तुम्हें उनके जैसा बनकर दिखाना है, वो देखो कितने होशियार हैं, तो क्या मुझे भी नेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए? तो देखो दोस्तों, डिपेंड करता है आपके कैरियर के ऊपर, आपके कैरियर गोल के ऊपर। आपका लाइफ में गोल क्या है? अगर आपको केवल कोई जॉब ही चाहिए तो आपको जॉब आपकी एमकॉम के बाद भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि एमकॉम कर ली तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, एमबीए कर लिया तो जॉब नहीं मिलेगा, मास्टर्स के बाद भी आपको जॉब मिल सकती है। बट अगर आप एकेडमिक फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, आप फ्यूचर में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस एग्जाम को डेफिनेटली देना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट में जेन्युइनली इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि मैं उसके अंदर और ज्यादा घुस जाऊं, पूरी जिंदगी के लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा, तो अगर आपको ये सब्जेक्ट पसंद है, आप इसे पढ़ा लेंगे पूरी जिंदगी, तभी आप जो है इस लाइन में आइए, तभी आप नेट एग्जाम को चूज कीजिए। अगर आपका गोल कुछ और है, आपको पैसा ही कमाना है, आपको कुछ और पसंद है, कुछ और करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप वहां पे भी एक्सेल कर लेंगे। मेहनत यहां भी है, मेहनत वहां पे भी आपको करनी पड़ेगी। तो नेट एग्जाम उनके लिए है जो फ्यूचर में या तो लेक्चरार बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, एकेडमिक फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, तो उनको ये एग्जाम देना चाहिए। सभी को नहीं देना चाहिए। कोई आपका रिश्तेदार दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको भी ये एग्जाम देना ही होगा। तो एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये नेट एग्जाम देना है, अगला सवाल आता है कि इसकी तैयारी कब से शुरू करें। क्या एमकॉम एमबीए खत्म कर लें, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म कर लें, उसके बाद तैयारी शुरू करें, या साथ साथ तैयारी करनी चाहिए? तो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर एक बार एमकॉम एमबीए आराम से खत्म कर लूं, फिर इसकी तैयारी के बारे में सोचूंगा। तो अगर आपका गोल है नेट का, अगर आपका गोल है जेआरएफ का, तो प्यारे दोस्तों, आपको अपनी तैयारी साथ ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा अलाउड भी है, एनटी आपको अलाउ करता है कि आप अपने एमकॉम के साथ साथ भी, एमकॉम अभी आपका पास नहीं हुआ, फिर भी आप अपना नेट एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। तो आपको इसकी तैयारी भी पहले ही साथ साथ कर लेनी चाहिए। तो अगर आपका गोल माइंड में क्लियर है कि हाँ मुझे नेट एग्जाम ही देना है, तो आप इसकी तैयारी भी साथ साथ लेकर चलो, आपको अच्छा खासा समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। एक बार आपकी एमकॉम और एमबीए कंप्लीट हो गई, फिर तो आपके सिर पे तलवार लटकती रहेगी कि अब आपको इस एग्जाम को किसी भी हाल में क्लियर करना ही है, क्योंकि अब आपके पास और कुछ नहीं है। पहले कम से कम ये तो था ना कि घर वालों को ये तो कह सकते थे कि कोई बात नहीं, हमारी एमकॉम तो पास हो रही है ना, एमबीए तो पास हो रही है, नेट इस बार पास नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। बट अगर और कुछ है ही नहीं साथ में, केवल इसी पे डिपेंडेंट है, इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ये एग्जाम भी बाद में पास ना हुआ, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको घर से भी खरी खोटी सुननी पड़ सकती है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपका टारगेट क्लियर है, आपको एमकॉम में ही पता चल जाता है कि मुझे इसी लाइन में जाना है, तो आप साथ साथ ही तैयारी शुरू करें, क्योंकि सिलेबस जो है वो भी काफी कॉमन है, तो आपको साथ साथ ही तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। कैसे करनी है तैयारी शुरू, आपको आगे बताऊंगा। तो अब डिसाइड हमने ये कर लिया कि हाँ, मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही नेट की तैयारी भी करूंगा या करूंगी। अब सवाल उठता है, पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है? क्या अगर मैं अपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई कर लूं कॉलेज के सिलेबस की, तो क्या मेरी इस सिलेबस की तैयारी भी हो जाती है क्या? तो देखो, यहां पे अगर मैं नेट के सिलेबस की बात करूं, नेट एग्जाम की बात करूं, तो इसका जो पेपर होता है, इसके अंदर आपके पास दो पेपर आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है आपका जनरल पेपर, ये पेपर सबको देना होता है। इसमें से 50 सवाल आते हैं। सर किस पे सवाल पूछते हैं?
आपसे जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड के, रिसर्च से जुड़े सवाल पूछते हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े सवाल होते हैं, एनवायरमेंट से जुड़े होते हैं, मैथ से, रीजनिंग से जुड़े हुए सवाल होते हैं, आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आता है, आईटी से जुड़े सवाल भी पूछते हैं। तो ये सब जनरल सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये पेपर जो है आपको देना ही है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से नेट को क्लियर करने की सोच रहे हो। सेकंड पेपर होता है आपके सब्जेक्ट का। तो कॉमर्स मैनेजमेंट जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे 100 सवाल आपसे यहां पे पूछे जाएंगे। सर सवाल कैसे पूछे जाते हैं? सवाल क्या हमें मल्टीपल चॉइस सवाल होते हैं या फिर सब्जेक्टिव सवाल होते हैं? देखो यहां पे आपके पास मल्टीपल चॉइस सवाल होते हैं। कॉलेज में क्या है, यूनिवर्सिटी में क्या है, बात बन जाती है, क्योंकि वहां पे जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। और अगर आपको टॉपिक के बारे में कुछ भी मालूम है, आप लिख आते हैं और आपके टीचर आपको पास कर देते हैं। आपने प्रीवियस ईयर जो है उसके लेकर आए, पिछले 5 सालों के पेपर लेकर आए, उसमें सवाल देखे, उनके आंसर के रट्टे लगाए और आपने पेपर दिया, आप पास हो जाते हैं अपने कॉलेज में। बट यहां पे आपको इस एग्जाम को पास करना है तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी होगी। हाँ, सिलेबस के अंदर कॉमनैलिटीज हैं। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस के अंदर काफी कॉमनैलिटीज तो हैं, बट आपकी जो अप्रोच है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि यहां पे हम एक सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, यहाँ पे एक सब्जेक्टिव पेपर है, बट ये हमारा जो है एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। एमसीक्यू टाइप के सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं और आज की डेट में बहुत डीप लेवल, बहुत कंसेप्चुअल लेवल के सवाल भी आपसे यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो जिस स्टूडेंट को कंसेप्ट की पूरी क्लैरिटी है, अच्छे से कंसेप्ट आता है, वो उसे एनालिटिकली सोच के सवाल में अप्लाई भी कर सकता है, ऐसे स्टूडेंट ही अपनी यहां वाली पढ़ाई से इस एग्जाम को भी क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब ये तो बात क्लियर हो गई कि हमारा जो पेपर 2 कॉमर्स या मैनेजमेंट है उसका सिलेबस हमारी ग्रेजुएशन से, पोस्ट ग्रेजुएशन से मैच करता है। तो क्या उन्हीं की किताबों से पढ़ाई हो सकती है क्या? देखो जो उनकी किताबें होंगी उसमें आपको काफी टॉपिक्स मिलेंगे जो कि आपके नेट एग्जाम में भी काम आएंगे, बट 100% तैयारी आपकी इन किताबों से नहीं हो सकती। अगर आपने वो किताबें अच्छे से पढ़ी हैं, अच्छे से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, तो वो आपकी नेट एग्जाम में मदद जरूर करेंगी। बट अगर आप ये सोचेंगे कि वही किताबों को मैं बार बार पढ़ूंगा और उसी से मेरा नेट एग्जाम पास हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको साथ में कुछ और चीजें भी करनी होंगी। जैसे आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो भी नेट एग्जाम के सॉल्व करने होंगे। आपकी जो किताबें हैं हो सकता है वो पुरानी हो, उसमें अपडेशंस ना हो, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किताबों में कहीं कोई अपडेशन तो नहीं आ गई कंटेंट के अंदर। तो जो रेगुलर अपडेशंस हैं वो भी आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है जी। और साथ ही आपको अपनी अप्रोच जो है वो थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। तो अगर आप अपनी किताबें जो हैं उनको पढ़ रहे हैं नेट एग्जाम को निकालने के लिए, तो आपको इस अप्रोच से पढ़ना है कि इस टॉपिक में से क्या सवाल मेरे से पूछा जा सकता है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि मेरे को आंसर बड़ा सारा डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, आपको यह सोचना है कि मेरे को ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल यहां से आएगा। और साथ ही आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी, आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। आप अपना जो नेट का सिलेबस है उसे उठा लो और अपनी किताब को उठा लो और वहां पे केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो जो कि आपके दोनों सिलेबस में कॉमन है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि आपकी एमकॉम बीकॉम में आ रहे होंगे, बट वो आपके नेट के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो उनको आपको पढ़ना नहीं है। जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है सिलेबस के अंदर उनको आप अच्छे तरीके से, अच्छे से आप उनकी पढ़ाई करो, डीप में उनके अंदर घुस जाओ और अच्छे से आप उनकी पढ़ाई करो। तो हाँ, आप बुक्स को रेफर कर सकते हो, बट आपको इससे अलावा भी बहुत कुछ हाथ पैर मारने पड़ेंगे। चलिए अब आया है हमारे पास मुद्दे का सवाल कि सर मैं मेहनत करके पढ़ लिख कर ये नेट एग्जाम कैसे तैसे करके क्लियर कर जाऊंगा, तो क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? इस बात की कोई गारंटी है क्या? देखो गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, पर हां आप इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेक्चरर की टीचिंग पोस्ट होती है उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप जेआरएफ लेकर आते हो तो आप पीएचडी कर सकते हो, और पीएचडी अगर आप करते हो तो आपको सरकार जो है हर महीने 30-35 हजार रुपए देती है पीएचडी करने के लिए। 4 से 5 साल तक के लिए आप ये सरकार से पैसा ले सकते हैं अपनी रिसर्च, अपनी पीएचडी करने के लिए। तो अगर आप सेट होना चाहते हैं तो हाँ, आप जॉब के लिए एलिजिबल तो हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि आपको एजुकेशन मिनिस्टर फोन करेंगे कि बेटा जी आपका तो नेट क्लियर है, आ जाओ आपके लिए जॉब तैयार है। ऐसा नहीं होगा। इसके बाद जो भी वैकेंसीज निकलेंगी आप उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उसमें आपको जाकर इंटरव्यू देना होगा, टेस्ट देना होगा
और उसके बाद ही आपको फाइनल जॉब मिलेगी। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर आपने नेट एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रखी है, अगर आपने सारे सिलेबस की सारी चीजों को अच्छे से डीप में पढ़ाई कर रखा है, तो आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने तुक्के से कैसे तैसे करके नेट एग्जाम तो निकाल लिया, तो आप आगे कहीं जाकर फंस जाएंगे, क्योंकि आपको लाइफ में आगे और भी एग्जाम देने हैं। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए स्टेट लेवल के एग्जाम देने होंगे, कई बार पीएचडी के लिए भी अलग से एंट्रेंस करवा लेते हैं, कई बार आपके इंटरव्यू होते हैं। तो इंटरव्यू में तो आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपके खुद के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और लाइफ में भी आपको आगे बढ़कर बच्चों को पढ़ाना है, प्रोफेसर बनना है, तो खुद चीजें आती होंगी तभी बच्चों को पढ़ाएंगे। नहीं तो बच्चे कहेंगे पता नहीं कैसे से प्रोफेसर हैं, खुद तो आता नहीं है, हमें पढ़ाने चले आए हैं। तो हाँ, आपको तैयारी अच्छे से करनी है। अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, तैयारी कर लोगे, तो एकदम तो नहीं, बट हाँ लॉन्ग रन में आप डेफिनेटली सेटल हो जाओगे, आपका कैरियर जो है वो यहां पे सेट हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि डेली कितने घंटे पढ़ना पड़ता है नेट या जेआरएफ निकालने के लिए। तो देखो, आपकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आपकी क्वालिटी मैटर करती है। तो अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ते हैं बट आपका ध्यान कहीं और होता है, आप पढ़ते तो हैं बट आपको समझ नहीं आता, आपको याद नहीं रहता कुछ, तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। आपको क्वालिटी जो है वो टाइम लगाना है, चाहे आप दिन के 3 घंटे भी लगा रहे हैं, 2 घंटे भी लगा रहे हैं, बट क्वालिटी टाइम लगाइए कि जो चीजों को आप पढ़ रहे हैं वो अच्छे से आप उन्हें पढ़ें, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। क्योंकि अब एनटीए बहुत तेज हो चुका है, वो परख लेता है, वो पहचान लेता है कि कौन से बच्चे के सच में कंसेप्ट क्लियर है। जो बच्चे रट्टा लगाकर एनटीए वालों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, वो आगे आज के एग्जाम में टिक नहीं पाते। तो इसीलिए कोशिश कीजिए जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं, आप क्वालिटी समय डिवोट कीजिए। ऐसे ही कुछ क्वेरीज रहती हैं कि सर मेरी शादी हुई है, मेरा छोटा बेबी भी है, तो मैं कैसे पढ़ाई को मैनेज करूं। तो देखो जी, मैनेज तो आपको ही करना है। आप अपने बेबी को भी मैनेज कर रहे हैं, आपको अपनी कैरियर को भी मैनेज करना है। तो मैं नहीं कहता कि आपको डेली जो है पूरा दिन पढ़ाई करनी है, आपको अपनी घर गृहस्थी देखनी है, आपको अपनी फैमिली देखनी है, तो बिल्कुल आप उनको टाइम दीजिए। बट हाँ, इसके लिए डेली कुछ टाइम निकालिए, थोड़ा थोड़ा टाइम डेली निकालिए, अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिए कि मेरा ये गोल है, मेरा ये टारगेट है। वो भी डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे इस गोल को अचीव करने के लिए, कि आप थोड़ा सा टाइम जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए भी निकाल सके। तो ये मैनेज आपने करना है। मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको पकड़ा दूंगा और आपकी मैनेजमेंट पूरी हो जाएगी। तो मैनेज आपको करना है, बट कोई असिस्टेंस आपको चाहिए इसके रिगार्डिंग, कोई आपको गाइडेंस चाहिए, कोई मेंटरशिप चाहिए, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। चलिए अगला सवाल जो है वो है कि क्या कोचिंग लेना जरूरी है इस एग्जाम के लिए। अब इस सवाल पे बहुत बवाल होता है। मैंने देखा है कि कई लोग कहते हैं कि कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपके पास रेडीली अवेलेबल है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे सब मिलता है, गूगल पे सब मिलता है, आप बस पढ़ो और आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं कुछ हद तक तो सहमत हूं कि हाँ, कोचिंग लेना नेसेसरी, मैंडेटरी, कंपलसरी तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग ली तभी पास हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, कोचिंग लेने से आपको कुछ फायदे जरूर होते हैं। जैसे आपको भटकना नहीं पड़ता, आपको गाइडेंस और मेंटरशिप मिल जाती है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि कौन सा कंटेंट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। हम आपके लिए पहले ही मेहनत करके रखते हैं कि हाँ, बच्चों को ये चीजें बतानी है, ये चीजें आपको पढ़नी चाहिए। आपके लिए एनटीए लेवल के जो पेपर हैं उनको एनालाइज करके आपके लिए मॉक टेस्ट के सवाल तैयार रखते हैं, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो आपका समय काफी ज्यादा बच जाता है। बिना कोचिंग के अगर आप तीसरे चौथे अटेम्प्ट तक पहुंचकर नेट निकाल रहे हैं, तो कोचिंग के साथ हो सकता है कि आप पहले ही अटेम्प्ट में नेट को निकाल लें। कई बार क्या होता है कि हम अटेम्प्ट देकर आते हैं, तब हमें चीजें समझ में आती है कि अच्छा, इस एग्जाम की तैयारी तो ऐसे करनी थी। तो वो समय जो आपने वेस्ट किया, जो 6 महीने साल आपने गवा दिया, वो समय आपका यहां पे बच जाता है, अगर आप किसी की गाइडेंस में, किसी की मेंटरशिप में पढ़ाई करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कोई पेड कोचिंग ही लें। अगर आपके घर में, आपके कोई रिलेशन में कोई आपके भैया, कोई दीदी हैं जिन्होंने जेआरएफ क्रैक किया है, और वो आपको मेंटर करने के लिए तैयार हैं, आपको समय देने के लिए तैयार हैं, आपको प्रॉपर मटेरियल देने के लिए तैयार है, तो आप उनसे भी मदद लेकर इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब सवाल आता है, हाउ टू स्टार्ट माई प्रिपरेशन। तो अब आप प्रिपरेशन तो करने वाले हैं, अब प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो अगर आपने मन बना लिया कि फुल फ्लेज्ड आपको नेट की, जेआरएफ की तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, तो आपको एक सीक्वेंशियल मैनर में, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करनी है।
देखो कंटेंट तो बहुत सारा हर जगह अवेलेबल है, यूट्यूब पे आजकल बहुत सा कंटेंट है, गूगल पे बहुत सा कंटेंट है। बट आजकल चैलेंज ये है कि आपको ढूंढना है कौन सा कंटेंट मेरे लिए रेलेवेंट है, कौन सा नहीं है। बहुत से टीचर्स आपको गाइड करने वाले मिलेंगे, बट बीच में बहुत से आपको मिस गाइड करने वाले भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और आपको ये देखना है कि मेरा टाइम कम लगे और उसमें आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आ जाए। तो प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहली क्लैरिटी होनी चाहिए आपके सिलेबस को लेकर। आपका जो सिलेबस है इस एग्जाम का वो हमेशा आपके पास होना चाहिए। आप सिलेबस का प्रिंट निकाल लो या अपने मोबाइल में सेव करके रखो, जैसे आपको पसंद है। आप वो सिलेबस का प्रिंट हमेशा अपने पास रखो। आपको हमेशा मालूम रहना चाहिए कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है या नहीं है। सबसे पहले तो इसकी क्लैरिटी लो। फिर इसके बाद क्या करो, पिछले 1-2 साल के, पिछले 1-2 अटेम्प्ट के जो आपके पेपर हैं उनको निकालो और उसको ग्लांस थ्रू करो। देखो कि किस लेवल के, किस तरीके के सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि सिलेबस ये है और इस तरीके के सवाल आते हैं। उसके बाद आपको मूव करना है स्टडी पे। अब यहाँ पे आपको स्टडी पे मूव करना है, तो आपको हर यूनिट का पहले तो आपको एक बेसिक आइडिया लेना है कि हाँ इस यूनिट में मेरे पास क्या क्या चीजें मेरे से पूछी जा रही हैं, और फिर उस यूनिट को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे करना है आपको। फिर आपको इसके बाद प्रैक्टिस करनी है इनके एमसीक्यूज की। साथ ही आपको सारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं पिछले 7-8 साल के, उनको भी अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो पहले तो सिलेबस उठाइए और पिछले 1-2 अटेम्प्ट के पेपर उठाइए और आप उनको एनालाइज कीजिए। सिलेबस के ऊपर और पिछले अटेम्प्ट के पेपर के ऊपर वीडियो जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है, आप यहां से भी उन्हें देख सकते हैं। और साथ ही आपके लिए एक फ्री कोर्स भी हमने यहां पे तैयार किया हुआ है। आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, ये लिंक आपको दिया हुआ है, या फिर आप एवर स्टडी क्लासेस गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए, हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे भी आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। ये फ्री कोर्स है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। बहुत पसंद है बच्चों को ये कोर्स। इसके अंदर आपको हर यूनिट के आपको स्नैपशॉट नोट्स मिल जाएंगे, समरी नोट्स मिल जाएंगे। आपको हर यूनिट के ऊपर स्ट्रेटेजी वीडियो मिलेगा कि कैसे उस यूनिट को आपको तैयार करना है। आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे और आपको यहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस लेवल के सवाल आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे आपकी यहां से एक पूरा बेसिक आइडिया मिल जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन को यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको राइट स्टार्ट यहां से मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। आपको सिलेबस की एनालिसिस कराई जाएगी। सबसे पहले सिलेबस का पीडीएफ भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपर्स की क्या स्ट्रेटेजी रही है उनके ऊपर भी वीडियोस डाली हैं, जो हमारे पास टॉपर्स हैं उनकी वीडियोस भी यहाँ पे डली हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हर यूनिट के ऊपर आपको नोट्स, आपको वीडियो मिलता है, आपको ओवरव्यू मिल जाता है पूरा उस यूनिट का, कुछ एमसीक्यूज मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए भी आपके लिए यहाँ पे मॉक डाला हुआ है। तो आपकी जो स्टार्ट है प्रिपरेशन की वो यहां से आप इस कोर्स के थ्रू कर सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छी स्टार्ट मिल जाए और आपकी प्रिपरेशन जो है वो सही ढंग से, सही तरीके से हो जाए। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सपर्ट बन जाएं कॉमर्स के या मैनेजमेंट के, तो प्यारे दोस्तों आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो पेड कोर्सेज है आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स या फिर पेपर 2 कॉमर्स अकेला आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इनके कोर्सेज जो हैं वो हमने हाल ही में यूजीसी नेट 2022 के लिए लॉन्च कर दिए हैं। इस पे डिस्काउंट भी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन कोर्सेज का बेनिफिट लें, तो आप वो भी ले सकते हैं। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा डिस्कशन। मैं चाहता था कि जो भी डाउट्स हमारे एक न्यू स्टूडेंट के माइंड में आते हैं, जो नेट की एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहा है या फिर उसने तैयारी स्टार्ट कर तो दी है बट कोई ज्यादा क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, तो उसके सारे डाउट्स आज यहाँ पे मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर आपका कोई और डाउट है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।